हमेशा इन्वेस्ट करो पक्के माल पे, सॉलिड माल पे। पक्का हमेशा पक्का होता है और खरा होता है। ऐतराज गवर्नमेंट के किसी शख्स को है, कुछ एमएलएस को है, मुझे नहीं पता कौन कौन है वो लोग। मेहरबान जिसको काम करना है ना, बीपीटीपी उसके लिए ज़रूरी और मजबूरी है। बीपीटीपी यहाँ का किंग है और सबसे ज़्यादा लैंड बैंक इनके पास है और बिल्कुल पक्का सॉलिड माल बेचते हैं। अगर पूरी ने आनंद विलास की बात कर रहे हैं तो गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था। इट्स शुडंट बी डन, माई ओपिनियन। मुझे नहीं पता कौन है XYZ, लेकिन जो भी है उस पर कच्चा माल है, ये बात पक्की है। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। हरियाणा सरकार द्वारा स्टील पार्किंग सहित 4 मंजिला फ्लोरों के नक्शे व निर्माण पर लगाई गई रोक का किस पर कितना असर हुआ है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में कच्चे पक्के का क्या खेल होता है, नहर पार यानी ग्रेटर फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के क्या हालात है, किस बिल्डर का नाम शहर में नंबर 1 पर है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद में रिद्धि सिद्धि प्रोमार्ट के नाम से प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले विभू रंजन से, जो कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से इस प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 21 में अपना कार्यालय बनाकर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे विभू रंजन से आज हम उनका इतिहास भी पूछेंगे कि इस बिजनेस में आने से पहले वो किस तरह का काम करते थे। तो आइए बात करते हैं रिद्धि सिद्धि प्रोमार्ट के चेयरमैन विभू रंजन से। विभू जी, आप पेशे से प्रॉपर्टी का काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि प्रोमार्ट जो आपने शुरू करा था, कब से शुरू करा था प्रॉपर्टी को लेकर अगर हम बात करें तो आप अपना पहले संक्षिप्त परिचय दें अपनी कंपनी का। सर मेरा नाम विभू रंजन भाटिया जी। ग्रेटर फरीदाबाद में ऑलमोस्ट NIT में पैदा हुआ था जी। NIT के बाद मैं शिफ्टिंग करी 12 साल पहले ग्रेटर फरीदाबाद में जी। बट मैं जो वर्किंग मैंने स्टार्ट की थी 2004 से इस लाइन प्रॉपर्टी की लाइन इस में। प्रॉपर्टी की लाइन में। जी। तो पहले सबसे पहले कुछ 2-3 कंपनियों में जुड़ा, बट वहाँ से जुड़ाव ना होके किसी के साथ पहले काम किया? हाँ, पहले किसी का काम किया, काम सीखा। सीखने के बाद आगे जो कदम बढ़ाया, अपनी फर्म खोली। उस फर्म के अंदर हमने इस लाइन में आने का मतलब दिमाग कहाँ से कि इस लाइन में घुसा जाए प्रॉपर्टी के अंदर? मैं ज्वेलरी की लाइन में था एक्चुअली। तो ज्वेलरी में क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार तू ज्वेलरी, मैं 15 सेक्टर में शोरूम खोल रहा था जहाँ आज होम सेंस है जी। उस जगह पे ही मेरा शोरूम होता। बट क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड मिला, उसने कहा कि भैया इन्वेस्टमेंट कर, तो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर, उसके अंदर तेरे को बहुत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने वो उसके साथ स्टार्टअप किया और स्टार्टअप क्या था वो दिन है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, वो ज्वेलरी की थीम आज मेरी वाइफ घर पे ऑपरेट करती है। काम चलता है पर वो मिस्त्री जी के हवाले कर दिया। हाँ। और इसमें आप खुद आ गए? हाँ, इसमें मैं खुद आ गया। और जब ग्रेटर फरीदाबाद बस रहा था तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि भैया इतना बड़ा 2021 का मास्टर प्लान। पहले आपने NIT से शुरुआत करी प्रॉपर्टी का? NIT में शुरुआत नहीं करी। हाँ। शुरुआत ही मैंने यहीं से करी। अच्छा, ग्रेटर फरीदाबाद से? ग्रेटर फरीदाबाद से, मतलब नहर पार से शुरुआत करी थी? नहर पार से। अब ग्रेटर फरीदाबाद हो गया? हाँ जी। अब तो ग्रेटर फरीदाबाद बोलते हैं तो ग्रेटर फरीदाबाद मतलब जैसे ग्रेटर नोएडा है वैसे ग्रेटर फरीदाबाद है। और यहाँ पर जो रोड्स का डेवलपमेंट, काम का डेवलपमेंट और ख़ासकर बीपीटीपी ने इतने बढ़िया अच्छे तरीके से बताया है। 3500 एकड़ ज़मीन है उनकी, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से मतलब डेवलपमेंट करी है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट करी है उसका कोई लाजवाब कोई बाज़ार में मुकाबला ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर हम आते हैं तो जैसे सेक्टर 14 वाला ये रोड है, हाँ, यहाँ से घुसते ही अंदर सारी रोडें देखें टूटी पड़ी हैं, तो लोगों का घुसते एक साथ क्रेज खराब हो जाता है कि हाँ, क्या ये ग्रेटर फरीदाबाद है या टूटा फूटा फरीदाबाद है? सर पता क्या एक्चुअली बात क्या है, अभी आप देखेंगे ना, अभी नई जो पुरानी सड़क NGT की वजह से, किसी NGT की वजह से रोड की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। आप इस रोड पर जाएंगे, आप वर्डसीड जैसे ही आप बीपीटीपी फ्लाईओवर क्रॉस करते हो, राइट हैंड साइड पे जाके देखिए पूरी रोड बन गई है। पहले तो कच्ची थी, सारी टूटी हुई रोड थी। बन गई है सर, अब बन गई है। आप जाके आप आज देखेंगे बीपीटीपी काम कर रहा है? हाँ, बीपीटीपी इस बार गवर्नमेंट का भी रोल है प्लस बीपीटीपी का। ज़्यादातर सेक्टर बीपीटीपी के? ज़्यादातर सेक्टर बीपीटीपी के है। 75 से 89 सेक्टर के बीच में है और इसमें ज़्यादातर रोल बीपीटीपी का ही है। तो बीपीटीपी की टाउनशिप्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, फ्लोर भी हैं और आपका फ्लैट्स भी हैं, मतलब सब चीज़ बीपीटीपी की है। और पहले देखा जा रहा था कि नहर पार प्रॉपर्टी के रेट या कोरोना के दौरान मैं कहेंगे तो प्रॉपर्टी रेट काफ़ी डाउन हो गए थे, लेकिन अब हालात क्या हैं प्रॉपर्टी के बूम को लेकर? कोविड के जस्ट फर्स्ट बाद 15-20% का जंप आया था। कोविड के जब सेकंड कोविड आया तो 25-30% हो गया और जब थर्ड कोविड आया वो 45% पे जंप आया। तो आज भी मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन पे है। आप अगर इसको 21 क्या नाम है
NIT से कंपेरिजन करोगे तो NIT का कोई कहीं कंपेरिजन ही नहीं है। जो NIT में रेट है प्लॉट का वही 250 गज का प्लॉट का रेट यहाँ पर है। मतलब सेम रेट है। सेम रेट है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जब सेम रेट पे है, अब सेम रेट पे आप NIT लोगे या यहाँ लोगे, तो लोग बाग काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो NIT से शिफ्ट हो चुकी हैं। इनफैक्ट मैं भी 12 साल हो गए हैं मुझे शिफ्ट करे हुए जी। NIT में मकान है मेरा ज़रूर, लेकिन शिफ्टिंग मैं यहाँ कर चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है इस जगह का अगर आप यहाँ रहोगे नहीं ना तो माल भी नहीं बेच पाओगे। तो मुझे यहाँ के रहने का फील पता है, उस रहने के बाद बेचने की कॉल पता है। जब तक आप रहते नहीं हो ना तो बेचने की कॉल भी नहीं आती। ये तो है सर। इसीलिए मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट करने का रीज़न यही है। प्लस इतने सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर, इतने सारे तो बहुत बड़ा एकॉर्ड हॉस्पिटल यहाँ पे अकॉर्ड है आप अम्मा है, अम्मा आ गया नेम है। आप स्कूल बोलोगे स्कूल है, नहर पार में ठीक है, श्री राम मिलेनियम है, शिव नादर है, और आपका DPS है, मतलब मॉडर्न स्कूल है। आप स्कूल का नाम लो स्कूल मिलेगा, आप हॉस्पिटल का नाम लो हॉस्पिटल मिलेगा, हर ब्रांड मिलेगा, हर ब्रांड मिलेगा, हर तरह का। हाँ। ये हो गया ना मोटा मोटा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, 60 मीटर रोड है, मिनिमम 15 मीटर रोड से शुरुआत है, 12 मीटर रोड से, 9 मीटर दीनदयाल में है, और वैसे 12 मीटर, 15 मीटर, 45 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये इन सब के आने का रीज़न बाज़ार में 2021 के जो मास्टर प्लान ने, जो गवर्नमेंट ने भी निकाला, प्लस BPTP ने आज से 2004 में उन्होंने 2004 में उन्होंने सेलिंग शुरू की थी, और ये बाइंग 1999 में किया है। तो क्या विज़न होगा काबुल जी का कि क्या सोच से काम किया उन्होंने, बहुत परफेक्ट सोच से काम किया। आज तकरीबन 3500 एकड़ ज़मीन है उनकी यहाँ पर, और अभी लाइसेंस वाली लैंड पड़ी हुई है, करीबन सबसे ज़्यादा लाइसेंस। BPTP अक्सर विवादों में रहती है, जैसे लोग मकान ले लेते हैं सोसाइटियों में, या उसमें बिजली मीटर काटने के नाम पर या मेंटेनेंस के नाम पर काफ़ी BPTP वाले लोग परेशान हैं, रेजिडेंट्स। सर BPTP में क्या कारण है? मैं बताता हूँ सर। अब हिंदुस्तान में कितनी जनता है सर? बहुत जनता है। करोड़ों में ही क्या सारे मोदी को लाइक करते हैं? वो बात तो ठीक है, लेकिन आदमी एक पर्टिकुलर, जब मान लो BPTP का आपने जिक्र करा, BPTP के फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग, मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया तो उनकी लाइट काट ली। हाँ। अब लाइट तो एक जेन्युइन सर लाइट कब करती है? जब कोई उस बंदे ने मेंटेनेंस के पैसे नहीं भरे। मैं बिजली का बिल जा रहा पर मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं दे जा रहे। सर मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी ना। मेरी बात को सुनना। आज हम अब इस कंपाउंड में बैठे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। इस कंपाउंड को सस्टेन करने के लिए गुलाब के फूल हैं या सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सौदा है, हाँ। बिजली का। अगर मेंटेनेंस के पैसे नहीं दोगे, अब मैं जैसे यहाँ पर माली आता है तो माली को अगर पैसे नहीं दूंगा तो ये चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी। ठीक बात। तो डेफिनेटली वैसे ही एक टाउनशिप को मेंटेनेंस के लिए पैसे अगर ये चाहिए। फूल खिल रहा है, आप जैसे गुलाब के फूल खिल रहे हैं तो मुरझा जाएंगे सारे। 100%। अगर मैं इसको माली नहीं दूंगा और मेंटेनेंस के पैसे उसको नहीं दूंगा तो ये मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। दिखने में तो अच्छा लग रहा बहुत बड़ा कारण लोग मेंटेनेंस के पैसे नहीं देते, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस की कॉल में तो कोई पीछे हट नहीं सकता। यहाँ पर कई लोग हैं, उल्टा BPTP इनफैक्ट कम पैसे लेती होगी। अच्छा। हाँ, उल्टा RWA, ऐसे कितनी सोसाइटी है जहाँ पर BPTP के पैसे कम है और RWA के पैसे ज़्यादा है। उल्टा हम तो ये, मेरा ये मानना है, आप जो मेंटेनेंस जो है वो BPTP के हवाले होनी चाहिए, ताकि उससे ना सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। जबकि BPTP क्या करती है, 5-6 साल बाद RWA को हैंड ओवर कर देती है। ठीक है कि भाई आप संभालो। उनको लगता है कि महंगा ले रही है, लेकिन जब एज पर एक्चुअल आते हैं ना तो पता लग जाता है कि क्या मेंटेनेंस कितने होने चाहिए और कितना BPTP जेब से भर रहा था या क्या कर रहा था। चलो ये तो बात होगी सोसाइटी की। अगर से एक जोड़ा सवाल है, हाल फिलहाल जो करंट में मामला चल रहा है स्टेट पार्किंग प्लस 4 फ्लोर का, हाँ जी, उसको लेकर सरकार ने कल अपनी कमेटी भी बना दी है। बिल्कुल कमेटी बना दी है। उससे पहले CM साहब ने घोषणा कर दी कि जब तक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक कोई 4 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसका नक्शा पास नहीं होगा, जो जब तक हो गए वो उसके बाद रोक लगा दी। अब कमेटी बन गई है, तो क्या मार्केट में इसका प्रभाव पड़ रहा है कि जो स्टिल पार्किंग प्लस 4 फ्लोर थे वो बंद हो गए हैं? किन लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ और किन लोगों को नुकसान हुआ है? सर जो पहली बार 4th फ्लोर का अभी से जो डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से होल्ड है जी, ठीक है। अभी होल्ड है, पर फिलहाल बंद है कि फिलहाल बंद है। फिलहाल आप जब तक हो गए हाँ, अब लेकिन आज आप जैसा आप बता रहे हैं कि आज कमेटी बनी है। कमेटी का मतलब क्या है कि वो कंसिडरेशन में है। कंसिडरेशन में 2-3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दैट मींस कि कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में है कि 4th फ्लोर को पास कर सकते हैं। ग्रेटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते परमानेंट या नए सेक्टर्स में अलाउ हो जाएगा। नए सेक्टर में अलाउड होगा क्योंकि फिलहाल तो टोटल बैन है। लेकिन जब हम बात करें NIT की, हम बात करें हुड्डा की, ठीक है,
इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराना सर, और नहीं ग्रेटर फरीदाबाद में फर्क है। एनआईटी में देखो तो आप वहाँ नक्शे पास होते नहीं यार, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है, रेजिडेंशियल पास होते हैं, हाँ। ठीक है ना, अलग सिस्टम रहता है। लेकिन अगर हम सेक्टरों में बात करें तो स्टील पार्किंग प्लस 4th फ्लोर हो गए, पर जो पुराने सेक्टर बसे हुए हैं, मकानों में दरार आ गई, किसी ने नींव आदि काट ली, मतलब दुनिया भर की रगड़ेबाजी चलती है। पर जो नए सेक्टर बस रहे हैं, मान लो बीपीटीपी भी आप फ्लोर बन रहे हैं स्टील पार्किंग, तो उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? मैं सर बताता हाँ। हूँ। अगर सपोज देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट को ना, अगर आप रूल बनाते हो तो उस रूल को एग्जीक्यूट करने तक की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। बिल्कुल। पहले गवर्नमेंट ने पास कर दिया, ठीक है, कि भैया ये रूल पास हो गया, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जब रूल पास हो गया, अब उनके आर्किटेक्ट, अब ये फॉल्ट फ्लॉ क्यों आया जो आप बता रहे हो कि भैया 4th फ्लोर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो समथिंग फ्लॉ में कोई कमी है ना, जो नक्शा पास करने वाला नक्शा है, पास करना, ठीक ठीक है, वो कहीं ना कहीं कहाँ कुछ गलत कर रहा होगा ना, दैट नहीं, मीन्स नक्शा पास करने में कमी नहीं है। मान लो जैसे पुराना सेक्टर बस रहा है, उनकी सीवरेज लाइन, उनके पानी की लाइन है, वो तो सर, सारी वो ऑलरेडी already है, उसी के अकॉर्डिंग है ना, जो नए। नहीं ऑलरेडी जो यहाँ बना हुआ है ना इस जी, एरिया में, जी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, यही बताना चाह रहा हूँ आपको। जो एनआईटी में और हुड्डा में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुराना, मैं यही मैं कहना, जो और नए यहाँ सेक्टर बस रहे हैं नए वो अलग हो सेक्टर गया। में, नए सेक्टर में तो होना ही होना करंट के हिसाब से करंट होना के है। हिसाब से होना ही होना होना है। तो पुराने सेक्टरों में तो एक बार को होल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज द गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है, इट्स नॉट माई डिसीजन। नहीं, उससे प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं सर तो कुछ जानना नहीं, चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी पे क्या फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। जिन्होंने पहले बिल्डिंग नक्शे पास करा ली उस डेट तक, वो तो फायदे में रहेगी, उनको दिक्कत नहीं है 4 मंजिला पर। जिन्होंने जो पाइपलाइन में या जिन्होंने नक्शे पास नहीं हुए थे या प्रॉपर्टी खरीद ली 4 मंजिल बिल्डिंग बनाने के लिए, वो तो जमीन से लग गए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें ना फ्लोर, जिन्होंने फ्लोर बनाने का प्रोविज़न बना रखा था, बिल्डर लॉबी काफ़ी आ गई थी, ठीक है, और बिल्डर लॉबी चाह रही थी कि हम फ्लोर बनाए, 4th फ्लोर की एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाता है। जी, बट जी। आज भी मैं मानता हूँ, जब 4th जो 1 फ्लोर का पैसा बचता था वो मतलब उनका खत्म बराबर हो गया। अब लेकिन एक मैं रिवर्स करता हूँ बात को, कि ज़िंदगी में इससे पहले भी तो जब 4th फ्लोर था ही नहीं था 3 साल पहले या 2 साल पहले, जी। मोदी की सरकार, जो योगी जी की अपना इसमें खट्टर साहब की सरकार से पहले नहीं था। सेम प्रोसेस हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है सर? जिसको लेना है वो लेगा। आप मान लो, मैं आपसे सवाल करता हूँ सर, आपको प्लॉट चाहिए, ठीक है, आप थोड़ा सोचोगे 3 फ्लोर है या 4 फ्लोर है, आप लोगे ना? एक तो होता है ना, एक इन्वेस्टर हो गया, एक हो गया बिल्डर, हाँ। एक है वो जेन्युइन जिसको अपने रहने के लिए लिया। फर्क होता है, अलग अलग कैटेगरी है। हाँ। मान लो मेरे को अपने रहने के लिए, मेरे को 1 फ्लोर की मैं कीमत दे सकता हूँ, हाँ। या 1 प्लॉट की कीमत नहीं दे सकता, उसका फर्क है। एक ने पैसे इन्वेस्ट कर दिया, मैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, 2 दिन बाद 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे, और एक की बार उसके पैसे नहीं है, उसको फ्लोर, इसलिए कई तरह के लोग। आप 3 साल पहले वाली सिचुएशन में आ जाओ ना। हाँ, पहले वाली आप समझना बात को, कि मुझे एफआईआर ज़्यादा मिलेगा, मैं 3 फ्लोर से बिल्डर को झटका लगा एक तरीके से। बिल्डर को झटका लगा, बिल्डर को झटका लगा है ना, सिर्फ बिल्डर को झटका लगा। जेन्युइन जो बायर है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं प्लॉट आज भी लेगा, कल भी लेगा, वो पहले भी लेता था। आज मेरे पास ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें सोचना ही नहीं है फ्लोर बनेगा नहीं बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैंने और आपने या बहुत से लोग आज भी बना रहे हैं, बना लिया है या 2 फ्लोर बना लिया, खत्म, कोई डिफरेंस नहीं आना उनका दिमाग में है नहीं कि मुझे कोई बेचना है, मार्केट में प्रॉपर्टी है, जमीन मेरी अपनी है। मैं आपको शो देता हूँ, मार्केट में अगर फ्लोर पास हो जाए तो और बढ़िया, नहीं पास हो तो और बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो जो 3 साल वाले पहली सिचुएशन थी वो आ जाएगी, उसमें क्या हुआ? सिचुएशन थी, पर अब जैसे बिल्डर वाली बात आ गई एनआईटी में, सर खाली बिल्डर ही तो आउट आएंगे। खाली बिल्डर ही तो आउट होंगे बाकी। पर लेकिन जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी ना, जिनकी दीवारें क्रैक हो रही है, मेन मुद्दा तो यही बना था कि इसके कारण ये फैसला वापस लिया गया। अब उसमें ना फ्लॉ किसका है? फ्लॉ ना तो बिल्डर का है, ना बनाने वाले का है, ना देने वाले का है, ठीक है। जो बीच का जो एग्जीक्यूटर है ना, जो काम करा रहा है, वो नक्शे से कहीं ना कहीं प्लस माइनस तो हुआ होगा, या सेक्टर ड्राइंग में कमी होगी, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। उस कमी को सरकार उजागर ना करके एक प्लॉट के सेगमेंट पे रोक लगाने की बजाय मेरा सजेशन ये है कि आप अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, कि आपने रूल पास किया तो उस रूल का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हम एग्जाम्पल समझते हैं, टॉयलेट सरकार ने बस शुरू किए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है, टॉयलेट आए, लेकिन मेंटेन कौन करेगा? बन तो गए, एग्जीक्यूट तो हो गए, लेकिन सफाई कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं है। कोई करने वाला नहीं। तो सबसे पहले रूल बनने से पहले रूल के एग्जीक्यूशन पे अगर ध्यान देंगे ना, कि भैया एग्जीक्यूशन का लास्ट पॉइंट कौन देखेगा?
हम पीछे से शुरू करें, रिवर्स करें। हम लोग रिवर्स ही नहीं करते कि भाई नक्शा नहीं बनेगा, मान लो नक्शा बनेगा या दिक्कत आएगी, जो लोगों को दिक्कत आएगी, जितने भी हमारे इंजीनियर्स बैठे हैं या आर्किटेक्ट बैठे हैं या हमारे सरकार के योजनाकार बैठे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि पता सब कुछ होता है, बस ध्यान नहीं होता, पर वो दब जाता है, ध्यान नहीं होता। ध्यान देना चाहिए ना, दबा देते हैं। हाँ, गांधी जी दबा देते हैं, वो ध्यान देना चाहिए ना। जो गांधी जी की वजह से सारे कॉल आती है, तो ये ध्यान अगर देगी सरकार ध्यान देगी, सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, सरकार के पास निगरानी कमेटी होनी चाहिए, जो सरकार पूरे ओवरऑल पे है तो सब कुछ है, सब कुछ काम कितना कर रही है, दैट्स इम्पोर्टेंट। निगरानी कमेटी आज भी होगी, बट निगरानी कमेटी का रोल क्या है भाई? वो गांधी जी आज आगे आते हैं, गांधी जी आते हैं। दूसरी बात, वो ये सोच पाते हैं कि भैया हम लोकल वाले से क्यों पंगा लें, फलाना पंगा लें। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लग रहा है, दबाव है, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा तो मुझे लगता है कि निगरानी कमेटी होनी चाहिए, निगरानी कमेटी का पूरा वर्चस्व होना चाहिए, और वो मंत्री तक को बोल सके भाई तू ये काम कर रहा है, गलत कर रहा है, इसके बाद तेरी कॉल गड़बड़ा है, चाहे जो मर्जी हो, मंत्री हो संतरी हो, और निगरानी कमेटी वालों को बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो हिम्मत देने वाला कौन होगा? कार्यकर्ता ही है जो निगरानी कमेटी कार्यकर्ता है। अब वो वहाँ पे भी हाजिरी मारेंगे तो उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? लेकिन हिम्मत तो देनी पड़ेगी ना। कुल मिला के ये जो स्टील पार्किंग प्लस फोर्थ फ्लोर वाला मामला है, सरकार को पुराने सेक्टरों में लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? सर, मेरे हिसाब से लागू करना चाहिए। अगर सरकार ने रूल बनाया था पहले पास करने का, तो होता कई बार गलत फैसले हो जाते हैं सर। लोग इफेक्ट कर रहे हैं। मेरे को कंप्लीट करना है। पहले एक बार रूल बना दिया आपने, रूल बनाने से पहले 100 सवाल होने चाहिए कि क्यों रूल पास किए। ठीक, ये पहले हो जाना चाहिए था। होना पहले चाहिए था। लोगों की वजह से ले लो, आरडब्ल्यू से ले लो, सब चीज हमारे करने का वो है यार, ये वो आ रही है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है। अब रूल पास होने के बाद जो लोग बाग बिल्डर लोग सामान लेके बैठे हैं या बिल्डरों ने सामान ले रखा है, किसी का लाइसेंस पास है, किसी का नहीं पास है नक्शा, वो तो फंस गए ना। बिल्डर लॉबी ही इसमें फंस रही है। सर मैं कह रहा हूँ बिल्डर लॉबी ही फंस रही है, इसके अलावा तो कोई नहीं फंस रहा। बात ही समझे सर, वो भी इंडिविजुअली तो है ना, पैसे तो सरकार से, व्यापारी लोग से ही पैसे आता है। पर लेकिन किसी के कोई अपना मकान बना रहा है, पैसे कमा रहा है, उसके पड़ोसी को उससे दिक्कत हो रही है, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरी बात को सुनना, आज है ना, आज जब आप फ्लोर बनाने की बात करोगे ना, जो सिंगल प्लॉट वाला भी है ना, वो भी 4 फ्लोर बनाने को तैयार है। वो भी कहता है मैं रेंट पे इनकम बना 4 फ्लोर बना, कहीं ना कहीं मनी तो लेना चाहेगा कि अगर 4 फ्लोर बन रहे हैं तो उसका वो भी ऑप्टिमम यूज़ लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसको कोई इतराज़ नहीं है, बगल वाले को कोई इतराज़ नहीं है। ऐतराज़ गवर्नमेंट के किसी शख्स को है, कुछ MLAs को है, मुझे नहीं पता कौन कौन है वो लोग, बट समथिंग कुछ लोगों को इतराज़ है, होने दो। बट सरकार को एक बार रूल पास होने के बाद दोबारा रूल में चेंज नहीं करना चाहिए। रूल चेंज करें तो अपनी बात से, कमिटमेंट से पीछे हटने वाली बात है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल सोच है। गवर्नमेंट क्या सोचती है, दैट इज़ देयर थॉट प्रोसेस। विपू जी, नहर पार में कच्चा माल और पक्का माल 2 तरह के चलते हैं कि लाइसेंस लेने के बाद जो बिल्डर अपना माल बेचते हैं, या लाइसेंस अप्लाई करने के बाद बेचना शुरू कर देते हैं, या खरीद फरोख्त में बेचना शुरू करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? 2031 का जो मास्टर प्लान आने वाला है, इससे प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर 2031 का जो मास्टर प्लान आया, उसके अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी कॉलोनीज कट रही हैं वो सब कच्चे माल पे कटती है। कच्चा माल बोलते हैं सर, नहर पर काफ़ी ज़्यादातर काम कच्चा हो रहा है। हाँ, ज़्यादातर कच्चा हो रहा है। बाहर निपटा रहे हैं सरकार का। विदाउट रेरा आता नहीं है, लाइसेंस आता नहीं है। उससे पहले जैसी लैंड ले ली, लैंड लेती माल बेच दिया, ठीक है। बट 2021 के अंदर BPTP यहाँ का किंग है, और सबसे ज़्यादा लैंड बैंक इनके पास है, और बिल्कुल पक्का सॉलिड माल बेचते हैं, खरा। अच्छा, उन्हें कोई कच्चा माल नहीं? कोई कच्चा माल नहीं। ऐसे कितनी कंपनी है जो कच्चा माल बेचती हैं? मतलब आपके हिसाब से BPTP पक्का माल बेचती है, कोई दाग नहीं है? कोई दाग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी 75 दाग है, बाकी ज़्यादातर आप जिसकी बात करोगे, मुझे नहीं पता कौन है XYZ, लेकिन जो भी है उस पर कच्चा माल है, ये बात पक्की है, इसमें दो राय नहीं है। पक्के माल पे दम है, पक्का माल सॉलिड होता है, दमदार होता है, और दमदार होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड पैसे से मिलता है, दमदार पैसे से मिलता है, और दमदार होता रहेगा। कच्चे माल में और पक्के माल में फ़र्क क्या है? मतलब अगर मान लो मैं कच्चा माल खरीद रहा हूँ तो मेरे को क्या फ़ायदा नुकसान है, और पक्का माल ले रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा नुकसान है? मैं आपको बताता हूँ सर, इमीडिएट क्या होता है। जैसे आपने कच्चा माल लिया, आज बिल्डर का मन चेंज हो गया, वो लैंड का रेट हो गया कई गुना ज़्यादा, बेईमान हो जाएगा। हाँ, एक बेईमान हो जाएगा, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, पकड़ तो साइड हो। हाँ, वो एक पकड़ेगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो होगा। 10 लाख रुपए लाया है, हाँ। 2 लाख पकड़ चल बाहर जा। हाँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझो। ठीक है, और जो पक्का माल वाला आदमी वो कहता है भैया मेरे को तो इसी चीज़ के पैसे दे दे, 10 लाख लिए हैं, इसी चीज़ के दिए हैं और इसी से ही आगे बढ़ना है मैंने, ये फ़र्क होगा। और वो कल को एग्जिट करा सकता है आपको, आपका मन है रखने का, आप नहीं रख पाओगे। कच्चे माल में ये फ़र्क होता है। आज अच्छा तो 2 नंबर का पैसा ही हाँ, होगा, 2 नंबर का सीधा सीधा होगा। आज आपको यहाँ माल दे रहा है, हाँ। उसका मन किया यहाँ दे देगा, उस पर फिक्सेशन कुछ नहीं है। हाँ, कोई कुछ कर भी सकता, हाँ, कोई नक्शा जो दिखाते हैं वो भी कच्चा है, वो भी होता है हवा में भाई। होता आपसे है। 10 लाख रुपए 50-5 लाख पकड़ लिए, अब वो किसी भी दम पे पकड़ लेता है पुराने कोई एग्जिस्टिंग प्लान पे और उसको लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि हमेशा इन्वेस्ट करो पक्के माल पे, सॉलिड माल पे। पक्का हमेशा पक्का होता है और खरा होता है। सोना ना सर ठोक ठोक के खरा होता है ना, वैसे ही पक्का माल हमेशा पक्का माल होता है। और बीपीटी के पास सारा माल ही पक्का है, कोई कच्चे की उम्मीद ही नहीं है। और इतना बढ़िया है, आप मेरे हिसाब से हर एक शख्स को बीपीटी में इन्वेस्ट करके कई गुना पैसे ज़्यादा कर सकता है और करने चाहिए। देखने में आया जैसे शिकायतें आती है हमारे पास, पीछे पूरी प्राणायाम सोसाइटी है, आनंद क्या नाम है उसका, विलास। आनंद विलास, वहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, स्विमिंग पूल नक्शे में नहीं है उनके, में ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि उनको बाहर के बाहर बेच देते हैं। हाँ बेच रहे हैं सर, बेच रहे हो तो हाँ। पता नहीं क्यों बेच रहे हैं, मुझे पता नहीं। नक्शे में तो उनके साइड प्लान में ख्याल से नहीं है वो। हाँ नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं था, आपने बताया था। हाँ, आप जो जिक्र सुनने करें। में आ रहा है हमारे हाँ। जो कंप्लेंट्स आ रही हैं। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए सर, बेच नहीं सकता वो। और नहीं उनके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं उनके अंदर भी वो मेंशन नहीं होता। तो मतलब ही नहीं, वो स्विमिंग पूल बना नहीं सकता, एज पर पॉलिसी बना नहीं सकता। नहीं बना। कैसे बेच सकता है और बेच भी कैसे सकता है, और लेने वाले कैसे ले रहे हैं, दोनों बातें हैं। देखो लेने वाला तो बाहर है, फ्लैट है आपके आगे, स्विमिंग पूल है तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ गए। हाँ मेंटेनेंस के नाम पे बाहर लगा एक तरीके। बाहर को तो एक बार बेवकूफ़ बना के ले सकता है हाँ। बेचारा, ठीक है, बट ये गलती बिल्डर की है कि उसने बनाया क्यों, जब तो पैसा मिल रहा है उसमें तो बेच तो गलत दिया। बात है ना सर, नहीं बेच सकता ना, नहीं बेचना चाहिए एक्चुअली, चाहे पूरी ये बेचना कंपनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कच्चा बेचना माल भी नहीं चाहिए, पर फिर भी लोग बेचते हैं। नहीं सर, नहीं बेचना चाहिए ना। मैं तो आपको आज बता रहा हूँ, अगर पूरी ने आनंद विलास की बात कर रहे हैं तो गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था। इट्स नॉट शुडंट बी डन इन माई ओपिनियन, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए था, गलत किया पार्किंग है। भी बेची जाती है कि पार्किंग के नाम पे भी खेल होते हैं सोसाइटियों में बड़े हाँ तगड़े। बिल्कुल होते हैं पार्किंग। भाई आपने एक फ्लैट लिया, आपको फला पार्किंग मार्क होगी, ये मार्क आपको दे दी, लेकिन पता चली जो बाहर ओपन पार्किंग होती है उनको भी बेच दिया जाता है सर, महंगे दामों में। वो पहले की बात है। हाँ। अब जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, वो ऑल इंक्लूसिव प्राइस हो जाता है। 100 रुपये की चीज़ है, वो 100 रुपये ही मिलते हैं। अब वो इंक्लूसिव है, अलग से पार्किंग चार्ज नहीं है अब। एक जो 2 नंबर में तो बिक रही है ना, 2 नंबर में बिक रही है। जो कच्चा माल पक्का माल वही बात में आ गया कि पक्के में तो ठीक है, पर कच्चे में तो बाहर के बाहर बेच। अब जैसे बीपीटीपी का मैं आपको बताता हूँ, उसमें तो आ गया भाई इससे ये। आज बीपीटीपी का डिस्कवरी पार्क है, वो कोई पार्किंग चार्ज नहीं ले रहे आपसे, ऑल इंक्लूसिव फ्लैट दे रहे हैं आपको। पूरी शायद ले सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट बीपीटीपी इज नॉट गोइंग टू चार्ज दैट। ये सब ये थॉट प्रोसेस का फ़र्क है। कहते हैं ना मालिक की सोच का फ़र्क है, तो मालिक की सोच का अलग अलग फ़र्क हो सकता है। दिस डिफरेंट, वो पूरी अलग है और बीपीटी भी अलग है। तो मेरे हिसाब से माइंडसेट का डिफरेंस हो सकता है। माइंडसेट का तो सारा खेल ही है, बिल्कुल माइंडसेट का सारा खेल है। और डिस्कवरी पार्क क्या है, मतलब जो हमने देख रहे हैं, मेरे को कंपनी बता रही है, उसमें कोई पार्किंग चार्ज नहीं है। उसके अंडर प्राइस जो है, प्राइस के अंदर है। अब लोगों को कच्चे माल लेना चाहिए, पक्का माल लेना चाहिए। पक्का पक्के में माल कम मिलता है, कच्चे में माल ज़्यादा मिलता है। सर कच्चे में ज़्यादा माल मिलता है, लेकिन वो नुकसान का रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा है ना सर। रिस्क फैक्टर पे आप बैठे हो, आप रिस्क ले लो, जितना मर्जी ले लो, आप 5 करोड़ लगा दो। रिस्क तो लिया था, SRS पुलिस वाले अंदर हो गए, लोग मर गए, मर गए, कोई ऊपर गया कोई अंदर गया। हाँ, तो डेफिनेटली आप कच्चे माल में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी अंदाजा सकता है, कोई पक्के पे गारंटी होती है, पक्के पे माल तो मिलेगा। हाँ, कम तो है। देखो मैं आपको बताऊँ, आज से अगर 8-10 साल पहले की बात बताऊँ, बीपीटीपी ने कितना बढ़िया रिगेन किया है, हमारे शहर को एकदम लाइफ करा कर दिया। ये शहर बीपीटीपी का शहर है एक्चुअली, ग्रेटर फरीदाबाद। बाकी कंपनी तो डूब चुकी हैं, SRS, पीयूष जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही बता रहे हैं आप। ऐसे कितने ही बिल्डर हैं जो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे हैं, 5% की या 1% की लैंड लेके सर्वाइवल मोड पे हैं। बीपीटीपी एक ऐसा है जिसने विज़न रखा, इस शहर के अंदर शहर को बढ़ाया, शहर के बारे में विचार किया, इन्वेस्ट किया कि रहने वाले करनाल से हैं, करनाल से आके फरीदाबाद में आए, दिल्ली में पहले, दिल्ली के बाद फिर यहाँ विचार रखा, और उसने इस पार्ट को समझा। काबुल जी ने, उनके जो ओनर हैं काबुल जी, उन्होंने इस जगह को समझा, अच्छे से समझ के एग्जीक्यूट किया और आगे बढ़ाया। और उनके विज़न के आगे हम सबका विज़न फेल है। और मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा सर लोगों को
लोग बाग हमारे में से ब्रोकर भाई जो है जो बाजार में बोलते हैं मंदा है मंदा मंदा है, मंदा कभी नहीं होता सर, मंदा यहाँ होता है, मंदा नहीं होता ज़िंदगी में। माइंडसेट वाली बात है। माइंडसेट वाली बात है, काम हमेशा होता देना है तो मंदा, लेना है तो हाँ हाँ, दिमाग से मंदा तेजी आता है, मंदा तेजी कुछ नहीं है। आज काम कम है उसको बोल देंगे मंदा आ गया। अगर आप ही नियत है, नियत वाली बात सोच है। के आप मैं भी- बता रहा हूँ, हाँ। देना है तो मंदा है, लेना है तो काम बढ़िया चल रहा काम है। बढ़िया चलो नहीं सर, ये हमारी नीयत हमेशा रहती है काम बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया है हमारे लिए, तो हमेशा काम बढ़िया रहता है। ऊपर वाले की देन है, बजरंगबली का आशीर्वाद है, कृपा है, उनकी कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। बजरंगबली का झंडा आपके ये यहाँ आपके ऊपर है, बजरंगबली का झंडा आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा है, और आप जैसे भाइयों को सपोर्ट है, प्यार मिला हुआ है हमारे को, और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आपको जो 10, 12, 15 साल का जो रिकॉर्ड रहा है प्रॉपर्टी लाइन में, तो आज से अपने कितनी आपने यूनिट अब तक बेची होंगी या कितना तक बिजनेस करा होगा? मैंने करीबन 12,000 यूनिट बेची हुई बेची है। होगी। हाँ, टोटल मिला के BPTP और बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट अलग-अलग जो बिल्डिंग- अलग अलग लोकेशन पे, वृंदावन, इधर उधर बहुत सारा जगह मैंने रुद्रपुर से लेके पलवल, भिवाड़ी, हर जगह काम किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा यूनिट्स कौन सी कम बिल्डर्स की आपने बेची हैं BPTP या BPTP की? BPTP और कहाँ पे कौन से बिल्डर्स के साथ आपको समस्याएं आई हैं कहीं पे? सर मुझे सर देखो, हमारा काम है समस्या का सुलझान करना, हम लोगों की समस्याओं का सुलझान करते हैं, हमारा काम यही है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम BPTP के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ समस्या का सुलझान बहुत हमारे लिए बहुत आसान है, काम करना भी आसान है और समस्या का सुलझान करना भी आसान है। तो BPTP मेरे को बहुत फेवरेट लगती है, और शुरू से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए सर उस कंपनी में। मतलब BPTP उसमें खून में रख चुका? रंग चुके हैं रंग हम चुके हैं। हमारे को, हाँ, क्योंकि शहर की राजा कंपनी है, तो राजा के थोड़े से राजा तो हम भी हैं। राजा की सेना। हाँ, राजा की सेना में राजा की सेना। हाँ शामिल हैं हम, वो राजा हैं, हम उनकी सेना में शामिल हैं। तो हमें 7 रंग के चलना ही है, अगर उनके साथ रह के नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो गई। लोगों को रंगना तो पड़ेगा। देखो, जो नहर पार जिसको काम करना है ना, BPTP उसके लिए ज़रूरी और मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी भी और मजबूरी भी है। तो अंत में आप जो जेन्युइन बायर हैं, जो अच्छी जगह में रहना पसंद करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जेन्युइन बायर्स के लिए? सर मैं या इन्वेस्टर्स भी लगा लो साथ में। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ग्रेटर फरीदाबाद के बारे में। बिना नक्शे पे था जब से माल बेच रहा हूँ मैं जी। ग्रेटर फरीदाबाद में, और आज तक अभी तक का जो ग्रोथ लेवल है, पहली बात, पहले फाइनेंशियल लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि सब आदमी जो इन्वेस्ट करता है ना, आप भी सोचते हो प्रॉपर्टी में लगा के पैसे 2 पैसे कमा लूँ। हर आदमी सोचता है। हर आदमी पहली चॉइस ही होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आप हिसाब लगा लो, 2006 के अंदर प्लॉट था 7400 रुपये का जी। 4 और 6 में 7450 रुपये का, आज प्लॉट है 75,000 रुपये का। कितने गुने का फ़र्क है? आप 10 गुना हो गया। 1,000 गुना हो गया सर, 10,000 अप्रॉक्सीमेटली, हाँ। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि कितना गुने का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया प्लॉट की बात। फ्लैट की बात, रहने में इतना स्ट्रक्चर में, मैं खुद एक फ्लैट में रह रहा हूँ, इतना बढ़िया है, कम्युनिटी लिविंग है, होली मिलन है, दिवाली मिलन है, इतना बढ़िया मिलन होता है कि आदमी बाहर जाने का मन ही नहीं करता। मैं आज भी फ्लैट लिया है, उस फ्लैट में एक पेंट हाउस ही बना रहा हूँ, वहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ, और सिर्फ उसी सोसाइटी में रह रहा हूँ। सोसाइटी का मज़ा ही अलग है। ऑफिस भी देखो, मैंने BPTP की टाउनशिप बना रखा है, ताकि क्या है कि मुझे मतलब एक कहते हैं ना, अंदर से लगाव भी है BPTP, खून में आ चुका है। खून में आ चुका है, खून में आ चुका है। प्लस इन्वेस्टमेंट के और पॉइंट रग-रग से में बस चुका है। रग से बच चुका है। प्लस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से अगर बात करूँ तो बंदा पैसे कमाएगा। तो रहने के एस्पेक्ट से बता दिया मैंने आपको, जब मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, मेरा फील आप अपने से शुरुआत करता है। अपने साथ में शुरुआत करता ना, जहाँ मेरे पैसे लग रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ठीक बात। कि जहाँ मेरे पैसे खुद के लग रहे हैं ना, तो मैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव जगह मान ही नहीं सकता, किसी और जगह पे जाने का मन ही नहीं करता। कल रात को इनफैक्ट किसी ने मुझे 139 में कोई लैंड दिखाया, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है और बहुत ही आउटर पे है, तो मेरा मन ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बंदा इन्वेस्ट करेगा, पहली बात तो एप्रिसिएशन कमाएगा, रहने के सुख से चाहिए तो रहने का सुख मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सुख है वो चाहिए वो मिलेगा, हॉस्पिटल की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम सभी नहीं है। प्रकार की फैसिलिटी टोटल मिल रही है। तीसरी यहाँ पर बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो ओमेक्स ने वर्कशीट बनाया है, दैट इज़ अमेजिंग, और उसका वो बहुत बेहतरीन है। No doubt। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ऐसी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, NCR के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है। और BPTP में दीनदयाल आवास योजना बनाई है, वो भी हरियाणा के अंदर नंबर 1 टाउनशिप है। वैसी टाउनशिप कोई मुकाबला नहीं है पूरे हरियाणा में। तो जो बंदे नहीं लगा रहे उनको लगाना चाहिए।
आना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए और रहना भी चाहिए। दोनों तरह की फील लेनी चाहिए। रहने के बाद जो मज़ा आता है ना, वो जीवन में कहीं नहीं मज़ा आता। ना ये बात तो है। और जो यहाँ रहेगा वो हमेशा ऐसे जा ही नहीं पाएगा। इस बात की मैं यहीं का होकर रह जाएगा। यहीं का होकर रह जाएगा। तो देखा, ये थे हमारे साथ विभू रंजन, जिनसे हमने प्रॉपर्टी को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे वो स्टील पार्किंग +4 फ्लोर का मामला हो, नहर पार का मामला हो, सोसाइटी को लेकर, या फिर NIT के बिल्डर्स को लेकर हो, सभी मुद्दों पे बातचीत की, खुल के बातचीत हुई। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार लोगों को नहर पार आके ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर रहना चाहिए और क्या उनको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। इसी प्रकार की और नई प्रकार की ताज़ा जानकारी के लिए आप हमारे इस मेट्रो प्लस को चैनल को फॉलो करें, शेयर, उस खबर को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि शहर के लोगों को पता चले कि ग्रेटर फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं।